हाय स्टूडेंट्स, ये थर्ड ट्यूटोरियल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का और इसका टॉपिक है इस ट्यूटोरियल का इंडस्ट्रियल लोकेशन। मींस कि इंडस्ट्रीज़ अगर कहीं पे अपनी फर्म्स लगाना चाहती हैं या कहीं पे लोकेट होना चाहती हैं, कहीं पे अपनी इंडस्ट्रीज़ उद्योग खोलना चाहती हैं, तो वो किन फैक्टर्स पे ध्यान देती हैं। तो अब तो कोई दो राय नहीं कि आप समझते होंगे कि अगर ये प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ हैं तो इनका मोटिव होता है प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कैसे मिल सकता है? जब वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स कि किसी चीज़ का उत्पादन हम कर रहे हैं, कोई चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो कंपनी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क बनाती है तो उसकी कोशिश होगी कि हम एक पीस यानी कि एक पीस का मतलब 1 यूनिट का प्रोडक्शन हम करें तो कम से कम हमें पैसा लगाना पड़े। जो हम कम से कम पैसा लगाने का मतलब जो हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो, और उसके बाद अंत में जो फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं, वो जब हम सेल करें तो मार्केट में हमें अपने इनपुट कॉस्ट से डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमें मिले। और ये जो इनपुट होता है, हम जानते हैं कि हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा हुआ है पहले भी, कि जैसे कैपिटल है, लेबर है, लैंड है, एंटरप्रेन्योर है। ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि दिस इज़ द फैक्टर प्रोडक्शन दैट यूटिलाइजेज अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। और कंपनियां ये भी देखती हैं कि हम उस जगह को लोकेशन के रूप में चुनें जहाँ पे हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा खासा मिल जाए। और ये भी आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जैसे पुल हैं, रेलवेज़ हैं, पोर्ट्स हैं, हार्बर्स हैं, रोड्स हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विसेज हैं, बैंडविड्थ है, स्पीड ऑफ इंटरनेट, मतलब सब कुछ बहुत कुछ ज़रूरी होता है। आजकल तो IT सर्विसेज का भी अच्छा खासा नेटवर्क होना चाहिए। तो कई फैक्टर्स देखे जाते हैं कि कम से कम में हम कैसे इनपुट से अच्छा खासा आउटपुट, और फिर मार्केट भी चाहिए कि अगर आप मार्केट नहीं होगी तो आप कहाँ प्रोड्यूस करके बेचोगे कहाँ। और मार्केट डिपेंड होती है कि जो वहाँ के कंज्यूमर्स हैं उनकी परचेजिंग पावर कैसी है, मतलब परचेजिंग पावर कैपेसिटी कैसी है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया में मार्केट भी अच्छी खासी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनियाँ देखती हैं तो वो भी हमारे यहाँ डेवलप होता रहता है, अवेलेबल भी है। लेकिन अगर हम बगल में चाइना को देखें तो चाइना में अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। हमारे यहाँ लेबर भी सस्ता मिल जाता है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है जो बाहर की कंपनियां हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत की इनकम में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हमारे लेबर लॉज उनके लिए फ्लेक्सिबल बनाए गए हैं और लैंड भी अवेलेबल होती है। ये सारी चीज़ें हैं जो देखती हैं। तो ये देखते हैं बुक में क्या लिखा गया है। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, मतलब कि बहुत ईजी नहीं है, कॉम्प्लेक्स होती है इनकी जो प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि उन्हें ये भी देखना पड़ता है कि हमारी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है। अब वो रॉ मटेरियल हमारे नज़दीक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल का क्षेत्र यहाँ पे है और हमारी इंडस्ट्री यहाँ लगी है तो जो बीच की दूरी है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें लगेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनपुट कॉस्ट को बढ़ाने और घटाने का। तो इसलिए अगर शुगर इंडस्ट्री लगानी है तो कोशिश करनी चाहिए कि शुगर केन प्रोड्यूसिंग बेल्ट में उसको लगाया जाए। लेबर है, यानी कि जो मजदूर है या स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर जो भी हो वो भी आसानी से अवेलेबल हो जाए। कैपिटल है, पैसा चाहिए, पावर है, इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, और मार्केट जो मैंने अभी आपको बताया था। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स। तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए मुश्किल है। कंसिक्वेंटली इस वजह से देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस। तो ये सब ना मिले तो कम से कम इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँ तो उसे हम एक अप्रोप्रिएट प्लेस कहेंगे, वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर ईदर अवेलेबल। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए इंडस्ट्रियल लोकेशन के, ये या तो अवेलेबल हों या लोअर कॉस्ट पे अरेंज किए जा सकें। जैसे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं लेकिन कैपिटल की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम बैंक से लोन ले सकते हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, जब एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो फिर अर्बनाइजेशन भी देखने को मिलता है। सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री अगर कहीं लगेगी तो उसके आसपास लोग, जैसे वहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं वो जाके आसपास बसना स्टार्ट हो जाएंगे। अब उनकी कंज्यूमर गुड्स की सप्लाई को पूरा करने के लिए हो सकता है छोटी छोटी दुकानें खुलनी शुरू हो जाएँ। फिर सब्जी बेचने वाले भी यहाँ कहीं ना कहीं लगाना शुरू कर देंगे। फिर जो यहाँ काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं लैंड का प्लॉट खरीदेंगे और सोचेंगे हम यहीं पे घर बना लें अपना अपना। और एक इंडस्ट्री है तो हो सकता है कि कोई दूसरी इंडस्ट्री भी यहाँ आके लग जाए। अगर ये सक्सेस है तो हो सकता है फिर एक ATM खुल जाए, एक बैंक खुल जाए, तो एक शहरीकरण शुरू हो जाता है अपने आप। समटाइम्स कभी कभी इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़। तो इंडस्ट्रीज़ या तो सिटी के अंदर लगती हैं या सिटी के बाहर लगती हैं। कोशिश उनकी रहती है कि हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी इंडस्ट्री को रन करने के लिए वो हमें जहाँ मिलेंगी हम वहीं पे लगेंगे।
दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन साथ साथ चलते हैं। या तो इंडस्ट्री लगेगी तो अर्बनाइजेशन शुरू हो जाएगा, या कहीं पे अर्बन लोकेशन पहले से है वहाँ जाके इंडस्ट्री लग सकती है, यानी कहीं पे भी इन दोनों का साथ है। दैट इज़ वाई इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। अब देखिए, सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट्स एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज। अब जैसे शहरों में आपको अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो मार्केट तो बनी बनाई मिलेगी ही, साथ में आपको सर्विसेज भी मिल जाती हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, लेबर है, कंसल्टेंट्स मिल जाते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स मिल जाते हैं। ये सब शहर में मिलेंगे, गांव में तो मिलेंगे नहीं। कि मान लीजिए शहर है, इसमें कोई इंडस्ट्री लगी हुई है तो इसी शहर में बैंक भी मिलेगा, इसी शहर में वकील भी मिल जाएंगे, कोई केस बनता है इसी शहर में आपको ऑडिट करने वाले ऑफिसेज भी मिल जाएंगे, इसी शहर में अगर कोई इशू बनता है तो आपको उसको रिजॉल्व करने के सेंटर्स मिल जाएंगे। और शहर में मार्केट तो अपने आप होती है, शहरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई अच्छी खासी रहती है, और शहर की आबादी ज़्यादा होती है तो लोग शहर की तरफ भागते हैं काम की तलाश में, तो आपको लेबर भी मिलते हैं और अदर फैसिलिटीज़। तो शहरों में फैसिलिटीज़ अच्छी खासी होती हैं। तो सिटीज़ के ये फ़ायदे हैं। टू द इंडस्ट्री, मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाई द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। ये बहुत ही कठिन शब्द लग रहा होगा लेकिन ईजी है अंडरस्टैंड करने में। तो जब भी हमने यहाँ पे बताए तो ये जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं इनकी वजह से एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ हमें देखने को मिलता है। वैसे जो एग्लोमरेशन का मीनिंग होता है वो ये होता है कि अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स, मतलब कई चीज़ें ऐसी ऐसी बिखरी हुई हैं यहाँ और जब इकट्ठा होती हैं तो एक लंप बन जाती हैं आपस में। तो ये जो स्कैटर्ड हैं ये इकट्ठा हो जाती हैं, दिस बिकम्स एग्लोमरेशन ऑफ दोज पार्टिकल्स ऑफ दोज थिंग्स। तो ये तो हो गया एग्लोमरेशन। और इकोनॉमीज़ का मतलब ये है कि आपको इस तरह से इकट्ठा होने के बाद जो म्यूचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं और वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो करते हैं और आपकी जो आउटपुट है उसको अच्छा खासा मार्केट उपलब्ध कराते हैं। तो दीज आर द इकोनॉमीज़ और दिस इज एग्लोमरेशन। दीज एग्लोमरेशंस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ दीज इकोनॉमीज़ दैट द सिटीज़ एंड अर्बन सेंटर्स प्रोवाइड। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन शुरू हो जाता है। जितने भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं वो सब एग्लोमरेशन सेंटर्स ही हैं। तो मान लीजिए एक इंडस्ट्री लोकेटेड है, अब वो जो प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए स्पेयर पार्ट्स के रूप में काम आ सकता है, रॉ मटेरियल की तरह काम आ सकता है। तो उस इंडस्ट्री की कोशिश होगी कि हम भी यहाँ लगें। धीरे धीरे कई इंडस्ट्रीज़ एक जगह पे जाके जब लगना शुरू हो जाती हैं तो उनके अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स हो जाते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो हो जाती है और इनोवेशंस का फ़ायदा मिलता है जो उस क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलेगा। और नॉलेज भी शेयर होती है, वर्क फोर्स मिल जाता है, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो नॉन स्किल्ड हो। मैं यहाँ पे आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए शॉपिंग मॉल्स हैं। अब शॉपिंग मॉल में क्या होता है, एक ही पार्किंग लॉट होता है, एक ही बिल्डिंग होती है। अब उसके अंदर जो भी दुकानें होती हैं वो अनरिलेटेड भी हो सकती हैं। मान लीजिए यहाँ पे कपड़े का कोई काउंटर लगा है तो हो सकता है बगल में कॉस्मेटिक का लगा हो। तो कोई कंज्यूमर अगर मान लीजिए इस दुकान पे आया हुआ है तो उसकी नज़र यहाँ पे पड़ेगी, तो हो सकता है उसका मन करे वो यहाँ पे भी खरीदारी कर ले। तो देखिए सेम कस्टमर्स मिल जाते हैं। इस शॉपिंग मॉल को मैनेज करने के लिए हो सकता है एक छोटा सा ऑफिस बनाया गया हो, तो उसी से पूरा शॉपिंग मॉल मैनेज भी हो जाएगा। मतलब कई सुविधाएँ जो हैं वो एक जगह हमें मिल जाती हैं। अगर यही दुकानें अलग अलग लगेंगी तो उन्हें अलग भूमि के टुकड़े खरीदने पड़ेंगे, मैन पावर रखनी पड़ेगी, अलग से पार्किंग लॉट बनाना पड़ेगा, बहुत चीज़ें अलग से करनी पड़ेंगी। तो एक शॉपिंग मॉल में हमें इसलिए इन चीज़ों से हम बच जाते हैं। यह है म्यूचुअल बेनिफिट्स। देखिए हॉलीवुड इंडस्ट्री है, अब हॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई स्टूडियो लगाएगा तो उसे कितने फ़ायदे मिलेंगे, कैमरा ऑपरेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक्सपर्ट वर्क फोर्स होती है वो मिल जाती है। क्योंकि एग्लोमरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है कि लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने वर्क में, जिससे की वजह से वर्क करते वक्त जो प्रोडक्शन है वो कम समय में एफिशिएंट प्रोडक्शन देखने को मिलता है, बिकॉज वर्क फोर्स स्पेशलाइज्ड होती है, स्पेशलाइज्ड टू द टास्क। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा स्टूडियो लगेंगे और भी जो भी फिल्म मेकिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो। तो हॉलीवुड डेवलप हो गया हमारे यहाँ, इसी प्रकार से बॉम्बे में है हमारे, इसी प्रकार से हमारे दक्षिण में है। और मैं उदाहरण देता हूँ आपको, IT इंडस्ट्रीज़ हैं, IT सेटअप्स। अब देखिए बहुत फेमस है सिलिकॉन वैली, ये जो कि सैन फ्रांसिस्को में है, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। अब जो भी IT से संबंधित फॉर्म्स हैं वो यहाँ लगना चाहेंगी, क्योंकि वहाँ पे उन्हें IT से रिलेटेड यानी कितने ज़्यादा इकोनॉमीज़ देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि वहाँ पे उन्हें IT से रिलेटेड एक तो वर्क फोर्स मिल जाएगा, डेटा सेंटर्स मिल सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हासिल होता है, अच्छी खासी बैंडविड्थ मिल सकती है, बने बनाए ऑफिसेज भी मिल सकते हैं जिन्हें वो हायर कर सकते हैं, और इनोवेशन और जो नॉलेज स्पिल ओवर होता है, मतलब कि नॉलेज शेयर होती है, उसका भी फ़ायदा मिलता है। हमारे यहाँ बेंगलोर है जो सिलिकॉन वैली का पैरेलल है,
आईटी हब बनता चला जा रहा है। इसी प्रकार से हम ऑटोमोबाइल्स को देखें तो डेट्रॉइट फेमस है अमेरिका में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रूप में हब है वहाँ पे। हमारे यहाँ ये चीज़ तमिलनाडु में, अब देखिए गुजरात भी डेवलप हो रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हब के रूप में। तमिलनाडु में चेन्नई है। तो कोई भी बड़ी बड़ी कार कंपनियों के यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे BMW हो, चाहे वो ऑडी हो। तो कोई भी इंडिया में आके कार मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहेगी कंपनी, तो वो क्यों इधर उधर भटकेगी? वो सीधा आके यहीं पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हब से यहाँ पे आएगी, क्योंकि उसे यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलने की संभावना रहेगी जो इंडस्ट्री रन करने के लिए ज़रूरी है और इनपुट कॉस्ट कम करने में काम आए। अब उसे टायर चाहिए और टायर वो कंपनी नहीं बनाती है, वो बाहर से दूसरी कंपनियों से लेती है। तो हो सकता है उसी सेंटर में उसे वो भी इंडस्ट्री मिल जाए जो टायर बनाती हो, क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब वहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो ये सब है जिसे हम एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमीज़ कह सकते हैं। अभी हम गांव में रहते हैं, गांव के लोग जब शहर में जाते हैं तो क्लस्टर देखने को मिलता है, दुकानें ही दुकानें, मार्केट ही मार्केट, सो मैनी फैसिलिटीज़, अरे नेटवर्क ऑफ रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स। तो जो शहर में जमघट देखने को मिलता है वैसे इंडस्ट्रियल जमघट भी देखने को मिलता है, जिसे हम क्लस्टर कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस। धीरे धीरे फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन देखने को मिलता है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, या पहले के समय में क्या है कि इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स वो हुआ करते थे, वहाँ पे लोकेट होने की कोशिश होती थी जहाँ पर उन्हें माल सप्लाई समुद्र के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से दूसरे देशों में आसानी से पहुँचाया जा सके, क्योंकि उस वक्त ओवरसीज ट्रेड दिमाग में रहता था। तो मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये आज भी देखिए मेट्रो सिटीज़ बने हुए हैं, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाती थी। कंसिक्वेंटली देयर इमर्ज्ड सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स। इसलिए यहाँ पर अर्बन सेंटर्स धीरे धीरे डेवलप हो गए, यानी कि बड़े बड़े शहर के रूप में उभर कर आए। सराउंडेड बाई अ लार्ज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड, मतलब कि मान लीजिए ये समुद्र का किनारा है और ये पूरा गाँव का इलाका है, ठीक है, ये मैंने माना गांव का इलाका है पूरा पूरा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समुद्र तट है, तो जहाज़ वगैरह आते हैं और माल आता है यहाँ पे, लगता है, उतरता है। लेकिन धीरे धीरे जब अर्बन सेंटर्स बनना शुरू हो गए तो इन्होंने काफ़ी कुछ हिस्सा ये शहरीकरण में तब्दील कर दिया। अब जो हिस्सा यहाँ बच गया, अब गांव का हिस्सा कम हो गया। तो दिस इज़ हिंटरलैंड, कि अर्बन सेंटर के पीछे गाँव के इलाके शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड, क्योंकि ये तो अब शहर में तब्दील हो गया। और यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया, उसको हम स्टडी करते हैं कि इंडस्ट्री का मार्केट से लिंक कैसे बनता है, कैसे जुड़ती है इंडस्ट्री मार्केट में। तो सबसे पहले तो वो अपनी इनपुट लगाएगी, मतलब कि इंडस्ट्री ओपन करेगी तो उसमें चीज़ें लगाएगी, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सारा का सारा इनपुट फैक्ट्री तक जाएगा। मान लीजिए शुगर इंडस्ट्री लगी हुई है, तो गन्ने को सप्लाई करेगी, फैक्ट्री तक लेके जाएगी। इसके बाद उससे शुगर तैयार होगी जो कि आउटपुट होगा हमारा, और फिर वो शुगर ट्रांसपोर्ट होगी और मार्केट तक आएगी। मतलब जो रॉ मटेरियल सेंटर है वहाँ से फैक्ट्री तक, फैक्ट्री ने आउटपुट तैयार किया, अब आउटपुट यहाँ थोड़ी जाएगा, वो सीधा जाएगा कंज्यूमर्स के पास, कंज्यूमर मार्केट में मिलेंगे। और जब वो मान लीजिए यहाँ पे 10 किलो चीनी बनी, जब मार्केट में सेल हो जाएगी तो उससे मनी मिलेगी। मान लीजिए इसे बनाने में इन्हें 7 रुपये का खर्चा आया और यहाँ पे इन्हें 12 रुपये मिला, तो उसके बाद ये मनी फिर किसके पास जाएगी? ये मनी ओनर के पास ही रहेगी, जो भी कंपनी के मालिक हैं, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो जॉइंट कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट की कुछ भी हो। यहाँ से जो रेवेन्यू अर्न होगा, जो पैसा बनेगा, वो फिर जाके यहाँ पे लगेगा, इंडस्ट्री एक्सपेंड करेगी, यहाँ पे जो भी वर्कफोर्स लगा होगा उनको तनख्वाह मिलेगी, और हो सकता है वो प्रोडक्शन एक्सपेंड करना चाहें तो अब की बार वो 70 रुपये खर्च करें और रॉ मटेरियल लें और शुगर का प्रोडक्शन करें, 100 किलो शुगर का प्रोडक्शन करें, यहाँ जाके इन्हें 1200 रुपये मिले। इस तरह से यहाँ पे भी इनकम बढ़ती चली जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी भी हो सकता है वो बढ़ाएं। तो यह दिस इज़ द इंडस्ट्री एंड मार्केट लिंकेज, जिसमें इनपुट, ट्रांसपोर्ट, आउटपुट, मार्केट, एंड देन अगेन रिटर्न्स टू द इनपुट। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि फैक्ट्री वहीं लगाने की कोशिश होती है, या यही कोशिश ही रहती है जहाँ पे कम से कम लागत आए। मार्केट में भी आप जाते हो तो अगर मान लीजिए आपको पोटैटोज़ खरीदने हैं तो आप क्या करते हो, भैया क्या भाव है, क्या भाव है, क्या भाव है। जहाँ पे कम कीमत पे ठीक ठाक चीज़ मिल जाएगी, खरीद लोगे। ऐसा तो है नहीं कि भैया क्या भाव है, 5 रुपये किलो, उसने कहा 6 रुपये किलो, उसने कहा 10 रुपये किलो, भैया तुम्हारे यहाँ खूब महंगा है मुझे दे दो। ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि वो अपनी तरफ से खर्च कम करना चाहता है और बदले में
वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा चाहता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्पेशलाइज्ड लेबर, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बहुत मैटर करती है और जो लेबर स्पेशलाइजेशन है वो हमें इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एग्लोमरेशन होता है। आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि भैया हमें इंडस्ट्री लगानी है, हमें IT एक्सपर्ट्स चाहिए, तो हम गाँव में क्यों लगाएंगे, हम वो बेंगलोर में जाके ना लगाएं, हम सिलिकॉन वैली में ना अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करें, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें, वहाँ हमें IT एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिल जाएंगे, प्रोग्रामर्स मिल जाएंगे। अब देखिए कोविड-19 का समय चल रहा है, अब पूरी दुनिया में इंडिया लगभग 60% से भी ज़्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन करता है। तो कोई भी कंट्री अपने यहाँ वैक्सीन प्रोडक्शन करने के बजाय वो भारत से संपर्क करेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी इकोनॉमीज़ हैं यहाँ पर अवेलेबल है। उस देश में अगर वैक्सीन बनाना है तो फिर एक नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी। ये ऑलरेडी फेमस है, यहाँ पे सारी सुविधाएँ मौजूद हैं वैक्सीन से रिलेटेड, चाहे वो साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, एक सेटअप है यहाँ पे। तो ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो हमने शुरू में पढ़ी थी। तो ये ट्यूटोरियल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर।